बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम इस टॉपिक पे एक्चुअली आने से पहले थोड़ी सी कुछ अगर हम जो ऑलरेडी लेक्चर कर चुके हैं उनकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। आगे जो हमने पढ़ा वो क्या था। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि एज अ सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स की जो हमने बात की थी, तो हमने कहा कि उसके मेथड्स जो हैं वो डील करते हैं। सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करते हैं। डेफिनेटली हमने डेटा के ऊपर एक डिटेल लेक्चर और वीडियो लेक्चर भी किया है और होपफुली वो आपको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड हुआ होगा कि देखिए, जब चीज़ें हमारे पास कलेक्ट होती हैं या किस तरीके से होती हैं और जब कलेक्शन हो जाती है तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं। तो हमने उस डेफिनेशन में किया था कि सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं उसके बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है। हमने ये दो चीज़ें जो हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं आपको असाइनमेंट दे चुका हूँ, तो होपफुली वो भी आप कर रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम उस डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील करती है विद कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हमने कहा था कि एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअली आज जो हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो एनालिसिस के ऊपर हो रहा है कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं, और जो सिंपलेस्ट जो हमारे पास एज एन एनालिसिस यूज होता है वो हम आज के चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखिए, अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। पहले तो हम इसके ऊपर कि क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करें तो हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों आती है। देखिए, एवरेज क्या है। हम आम बोलचाल में भी ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि एवरेज क्या है, आपकी एवरेज इनकम क्या है, एवरेज मार्क्स क्या हैं, एवरेज एक्सपेंस क्या है। ये हमारे डेली लाइफ में आमतौर पे ये लफ्ज़ एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए, जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन या डेटा होता है तो हमें उससे एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई क्वांटिटी जो है वो चाहिए होती है। तो उसमें से जो मोस्ट सिंपलेस्ट क्वांटिटी है वो जो है एवरेज है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम दो स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, उनके हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, डेटा हमारे पास आ चुका है दो स्टूडेंट्स का। अब हमें कुछ डिसीजन लेने हैं कि हम इन दोनों में से किसको प्रेफर करें या इनके रिजल्ट्स क्या हैं। तो उसमें जो क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं वो एवरेज कर करते हैं कि उनके एवरेज मार्क्स निकाल लेते हैं और फिर हम डिसीजन करते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा बाय एवरेज अच्छा स्टूडेंट कौन सा है। देखिए, हम आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब आपसे कोई आपके मार्क्स के बारे में पूछता है तो आप सिर्फ उसको परसेंटेज के बारे में बता देते हैं कि आपके 80% हैं, 70% हैं, 60% हैं, 40% हैं। तो वो आपकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा सिर्फ उस एक सिंगल फिगर से ही लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट कहता है मेरे 90% है, तो डेफिनेटली ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। एक स्टूडेंट कहता है मैं 60%, सो दैट बी एन एवरेज स्टूडेंट। तो इसी तरह एक स्टूडेंट कहता है मैं 20% है, तो उसका मतलब वो फेल है। मीन्स एक सिंगल फिगर हमें इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन कर देता है कि जो हमारा डेटा है वो डेटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देखिए, आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एवरेज क्या चीज़ है। अगर हम इसको देखें, डेफिनेटली आप लोगों ने ये सॉफ्ट फॉर्म में भी पढ़ा होगा, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। देखिए, अ सिंगल वैल्यू इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा सेट या होल डेटा सेट। इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके एवरेज मोबाइल एक्सपेंस क्या है, तो डेफिनेटली आप मुझे कोई एक सिंगल फिगर का बताएंगे। कोई हो सकता है कि डेली जो है वो 250 रुपीज़ पर एवरेज यूज़ करता हो, कोई 500 करता हो, कोई 100 करता हो। अगर हम मंथली देखें तो हर एक जो है वो फर्स्ट डेट जो होती है उसके ऊपर क्या एक्सपेंस होते हैं, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है। लेकिन जब एज अ होल आप एक सिंगल फिगर से
एक सिंगल फिगर में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। देखिए मोस्ट ऑफन जो कॉमन मैन है वो एवरेज को एक अर्थमेटिक मीन की फॉर्म में ही लेता है कि एक अर्थमेटिक मीन जो है वो एक एवरेज है। मोस्टली जो कॉमन जो है वो मैन या कोई भी आप किसी से पूछेंगे एवरेज तो वो मोस्टली जो है वो अर्थमेटिक मीन को एक एवरेज ले लेता है। डेफिनेटली अर्थमेटिक मीन भी एक एवरेज है बट वन ऑफ द काइंड ऑफ एवरेज। तो जब हम एक सिंगल फिगर से किसी भी एंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज। जैसे हम 60% मेरे मार्क्स हैं, 800 पर डे मेरी इनकम है, मोबाइल यूज जो है मेरा वो 3 आवर पर डे है। ये एक सिंगल फिगर में आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। अच्छा, जब हम एवरेज निकालते हैं तो इस बात को आपने जहन में रखना है कि आप जब भी कोई भी क्वांटिटी निकालोगे तो उस क्वांटिटी को डेटा के अंदर होना ही चाहिए। मींस आपके पास कोई भी फिगर्स हैं, जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो विद इन डेटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको सिंपलेस्ट से मैं कहूँ कि अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को ही जहन में रख लें तो एवरेज जो है वो विद इन इनसाइड होनी चाहिए। देखिए यही बात हम करते हैं कि जो एवरेज होती है वो समवेयर इन द डेटा होती है और कुछ एवरेज एग्जैक्ट सेंटर वे होती है। सो इसीलिए हम इस चीज को इस बात से भी जाहिर करते हैं कि इसको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है कि ये समवेयर इन द डेटा सेट के अंदर होती हैं और मोस्टली कुछ एवरेज ऐसी हैं जो कि एग्जैक्ट सेंटर को भी रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ डेटा, इसलिए इसको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ये आमतौर पे मेजरमेंट ऑफ लोकेशन एक लफ्ज भी हमारे पास जो है यूज होगा कि ये आपको डेटा में एक लोकेट वैल्यू जाहिर करती है कि बाकी जो ऑब्जर्व वैल्यू कहाँ पे है और एवरेज किस जगह पे है, इसलिए हम इसको एक लोकेशन जो है वो मेजर भी कहते हैं। अब हम अगर आते हैं आगे तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एवरेज है। देखिए बेसिकली हमने यहाँ पे 2 टाइप्स की बात की है एवरेज की। एक हमने इसको मैथमेटिकल एवरेज कहा, जिसमें मैथमेटिकल एवरेज में जो पहली एवरेज है वो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है। ये 3 एवरेजेस जो हैं वो मैथमेटिकल एवरेज कहलाती हैं क्योंकि इनको हम कंप्लीट एक मैथमेटिकल प्रोसीजर के जरिए जो है वो कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीट कैलकुलेशन इसमें की जाती है। दूसरी जो हमारे पास है हमने इसको लोकेशन और पोजीशन एवरेज का नाम दिया है और इसमें 2 एवरेज हैं, एक जो है मीडियन है और एक मॉड है। इनको हम लोकेशन या पोजीशन एवरेज कहते हैं। अच्छा, ये देखिए कि ये हमारे पास जो 5 एवरेजेस हैं ये जो बेस करती हैं वो सैंपल डेटा के ऊपर करती हैं। ये चीज याद रखिएगा कि दीज आर ऑल स्टैटिस्टिक्स, ये पांचों की पांचों स्टैटिस्टिक्स है। अब आप अगर गौर करें कि हमने जो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया था और आपको याद हो तो थर्ड मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हमने किए थे तो हमने कहा था द फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सो दीज 5 आर स्टैटिस्टिक्स means arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median and mode. These are all based on a sample quantity. ठीक है, सैंपल क्वांटिटीज हैं, सैंपल के ऊपर बेस करती हैं, इसलिए इनको हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। अच्छा, अब देखिए कि जो हमारे पास जो लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे अल्फाबेटिकल का A B C D ये जो है इनको लैटिन वर्ड्स हम कहते हैं। आमतौर पे ये जो रिप्रेजेंटेशन है आमतौर पे ये हम इन स्टैटिस्टिक्स के लिए ये यूज करेंगे। जैसे अर्थमेटिक मीन के लिए x बार यूज किया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए GM यूज किया जाता है, HM यूज किया जाता है। सो ये जो वर्ड्स हैं ये इनको लैटिन वर्ड्स हम कहेंगे, लैटिन लेटर्स कहेंगे और ये डिनोट किए जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स इनके किए जाएंगे। जबकि जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स जो हैं वो आमतौर पे जो ग्रीक वर्ड्स हैं जैसे अल्फा, बीटा, गामा, म्यू, सिग्मा, साई, ये सारे जितने भी होते हैं इनको हम ग्रीक लेटर्स कहते हैं और पैरामीटर्स के लिए हम ये जो लेटर्स यूज करेंगे। सो याद रखिएगा जो लैटिन लेटर्स हैं वो आमतौर पर स्टैटिस्टिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए किए जाएंगे
और जो ग्रीक लेटर्स हैं वो हम क्या करेंगे, जो पैरामीटर्स के लिए करेंगे। सो पैरामीटर आप बहुत अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड करते हैं कि पैरामीटर किसे कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ, ये आपने पढ़ भी देखा। अब देखिए जो हमारी पहली क्वांटिटी है जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अच्छा एक चीज जो है ना यहाँ पे आपने जहन में रखनी है, यहाँ पे अब जो हम एनालिसिस कर रहे हैं या क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम दो तरह के डेटा के लिए करेंगे। एक तो जिसको हम रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा कहेंगे। देखिए जो आमतौर पे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा और उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ डेटा आता है उसको हम अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं, वो ग्रुप नहीं होता। जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में होता है उसको हम अनग्रुप्ड कहेंगे। और जो ग्रुप डेटा हम उसे कहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व डेटा होगा, जहाँ ग्रुप्स और उसके साथ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होंगी, उस डेटा को हम क्या कहेंगे, ग्रुप डेटा कहेंगे। और ये आप इस चीज को जहन में रखिएगा कि यहाँ जो हम क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे वो अनग्रुप डेटा के लिए अलग से होंगी और ग्रुप डेटा के लिए अलग से। तो देखिए अरिथमेटिक मीन हमारे पास जो है फॉर अनग्रुप डेटा, कि जब डेटा हमारे पास अनग्रुप्ड होता है तो फिर हम उसको कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। एक्चुअली अरिथमेटिक मीन जो है वो है द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो रेशियो क्या है, द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। मींस फॉर एग्जांपल वी हैव दैट अरिथमेटिक मीन या मीन इसको सिंपली कहते हैं द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन है कि हम तमाम की तमाम वैल्यूज को सम अप कर देते हैं, फिर उसके टोटल नंबर पे जब डिवाइड करते हैं तो इसको हम मीन या अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको जो फार्मूले को भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए अगर देखिए हम कहते हैं कि इफ x1 x2 xn, ये x1 क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप अनग्रुप डेटा को ग्रुप में करते हैं तो पहली ऑब्जर्वेशन आप देखते हैं और उसके लिए आप पहली बार करें। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसको आमतौर पे हम x1 कह देते हैं जनरली। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो होती है उसको x2 कह देते हैं, तीसरी ऑब्जर्वेशन को हम x3 कह देते हैं, और इसी तरह xn ऑब्जर्वेशन है। n क्या है, n जो है वो आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जैसे देखिए आपने क्वेश्चन किया था जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी 60 थी, एक में 100 थी, एक में शायद 30 थी। वो क्या थी, दैट बी अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट। आमतौर पे देखिए ये x1 x2 x3 ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन को जाहिर करता है। अब देखिए यही जो हमने यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन लिखी कि दैट बी अ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हम सिंबॉलिकली जाहिर करते हैं। इस सिंबॉलिकली क्या होगा, मीन या अरिथमेटिक मीन के लिए सिंबल जो हम यूज करते हैं इसको हम x बार कहते हैं। अब क्या देखिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन अप टू n ऑब्जर्वेशन। हमने n ऑब्जर्वेशंस को सम करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n किस चीज को जाहिर करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट, उसके लिए हम करते हैं। अब देखिए हम इस फॉर्मूले को जब सम अप की फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में करते हैं तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं। देखिए सम एडिशन, सम कितनी वैल्यू i देखिए सब्सक्रिप्शन क्या, ये i की 1 वैल्यू है, i की 2 वैल्यू, i की 3, i की n। इनके i की जो वैल्यू से जितनी भी वैल्यू, यहाँ हम जनरली हम बात करते हैं i फ्रॉम 1 टू n। जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें 60 थी तो i फ्रॉम 1 टू 60 हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा xi डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n जो है, ये हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास अरिथमेटिक मीन के लिए था। अब देखिए एक एग्जांपल है छोटी सी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब ये जो डेटा है, ये डेटा क्या है, ये अनग्रुप डेटा है। अब इसमें देखिए कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 9 स्टूडेंट्स आर, ये 9 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं, आउट ऑफ 100 हमें आ गए। देखिए 45 है, 37 सो ऑन। सो वी हैव टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन x बार हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो गिवन इंफॉर्मेशन है, पहले गिवन क्या है कि आपके पास n क्या है, दैट बी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा यहाँ मैंने लिखा नहीं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे इक्वल टू 9 कर दीजिएगा, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि 9 यहाँ पे होंगी।
देखिए x क्या है, x हम एक वेरिएबल दे रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, और x के कौन से मार्क्स है, देखिए ये 45 क्या है, ये x1 की वैल्यू है, x1 इसको कहा जाएगा, x2 इसको कहा जाएगा, x3 इसको कहा जाएगा, x4 इसको कहा जाएगा। सो हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल की फॉर्म में, x की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये फार्मूला देखिए हम क्या कहते हैं, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। देखिए ये फार्मूला क्योंकि डेटा अनग्रुप था तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं। सो देखिए अब हम इन सब वैल्यूज को सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज हम जब करते हैं तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है, और देखिए इन वैल्यूज का सम जो है वो कितना आता है, 356 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास कितना आता है, 39.5। सो हम कहते हैं द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये जो 9 स्टूडेंट्स हैं इनके अगर एवरेज मार्क्स लिए देखे जाएं तो वो कितने हैं, 39.5। लेकिन क्योंकि हम अगर मार्क्स को एक इंटीजर वैल्यू में एक्सप्रेस करें तो फिर इसको हम 40 मार्क्स पर एवरेज कहा जाएगा। एक क्लास की एवरेज जो है वो कितनी है, वो 40। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। अब एक सेकंड मेथड भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को, एक छोटे से टेबल की फॉर्म में हम कहें। सो वी हैव टू फाइंड, देखिए हमें क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक में ये फॉर्मूला हम क्यों लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम जब ये चीज लिख लेते हैं तो ये इसलिए लिखा क्योंकि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में जो डेटा है वो क्या है, अनग्रुप है। इस वजह से हमने जो ये हमने फॉर्मूला लिखा सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, क्यों लिखा, इसलिए कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, अनग्रुप्ड है, तो इस फॉर्म में लिखा। तो देखिए x हमारे पास क्या है, मार्क्स है, हम इसको टेबल की फॉर्म में कर लेते हैं। देखिए x क्या है, इनको हमने लिख लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ x, तो हम इन सब वैल्यूज को सम अप कर देते हैं जो कि कितनी आती है, 356 हमारे पास आ जाता है। और जब हम फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए सम ऑफ x की जगह हमने 356 कर दिया और डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो ये अगेन 39.5 आता है। जो भी इन दोनों में से आपको आसान लगता है आप कर लें, इसमें कोई जो है वो इस तरह की नहीं कि दोनों कर लीजिए, क्योंकि आपके पास चॉइस है, जो आपको आसान लगता है, जो इंटरेस्ट लगता है वो आप उसके मुताबिक करिए। सो ये जो हमारे पास एक कंप्लीट एग्जांपल हो जाती है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है फॉर अ अनग्रुप डेटा। अब देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए क्या है। अब ये लिखिए अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। अच्छा अब देखिए कि अगर आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले पे अगर गौर करते हैं, देखिए ये है सम ऑफ x बाय n, ये तो अनग्रुप का है। अब अगर हमें डेटा ग्रुप है और इस फार्मूले, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इसको बड़े आराम से हम ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट भूल जाता है अनग्रुप का फार्मूला, सॉरी ग्रुप का फार्मूला उसे याद नहीं और अनग्रुप का याद है, तो सिर्फ क्या चीज इसमें इजाफी होती है कि देखिए सम की, देखिए ग्रुप डेटा के लिए हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है, तो हम क्या करते हैं कि सम के बाद फौरन f यूज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, क्या बन जाएगा, सम ऑफ fx, और जो n है n को हम रिप्लेस कर देंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे यहाँ ले जाता हूँ। देखिए आपने जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिफिकेशन कैसे होती थी, हम कहते थे कि हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट होगी अगर हमारी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाए। तो देखिए अगर आप किसी बुक में कहीं नेट पे अगर ये चीज भी देखते हैं कि फार्मूला कुछ इस फॉर्म में है कि सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय अगर n भी लिखा हुआ है, ग्रुप डेटा में n क्या चीज होती है, n इज अ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस उसमें फिर कंफ्यूज मत होइएगा, तो वहां पे जब डेटा ग्रुप होगा तो n क्या होता है, वो एक्चुअली सम ऑफ f होता है। ये बात आपने ज़हन नशीन करनी है, क्योंकि होता है कि बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे ऑथर सेम नोटेशन यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए भी फार्मूला में n यूज कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि जब डेटा ग्रुप्ड है तो n किस चीज को जाहिर करेगा, ये बात याद रखिएगा, सम ऑफ f को। अब देखिए हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि
देखिए हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई थी तो हमने क्या किया कि चलिए यहाँ पे टेबल ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको आपके सामने यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये टेबल है जहाँ पे हमें वेट्स और फ्रीक्वेंसी है, तो ये देखिए ये वेरिएबल है, फर्स्ट वैल्यू है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने। अगर मैं इसको x1 कहूंगा तो इसको मैं f1 कहूंगा, इसको मैं अगर x2 कहूंगा तो इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं f2 कहूंगा। यही बात मैंने यहाँ पे की हुई है, इस बात को बड़े कंसंट्रेशन से करिएगा। देखिए हम क्या करते हैं, इट्स मीन कि ये जो प्रोडक्ट है f और x का प्रोडक्ट, सम अलग है। सम किसका सम लिया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी और x के प्रोडक्ट का सम। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और फिर सम करेंगे। देखिए हमारे पास पहली वैल्यू क्या बनेगी, f1 x1 मींस जो भी ग्रुप है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट होगा। इसमें सम की जगह क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। f2 फ्रीक्वेंसी अपने उसी कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल से प्रोडक्ट करेगी एंड सो ऑन। लास्ट फ्रीक्वेंसी अपने लास्ट ग्रुप के साथ जो है वो करेगी। और डिनोमिनेटर देखिए सम ऑफ f क्या है, फर्स्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी प्लस सेकंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी अप टू लास्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ f के बराबर होता है। अच्छा यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया कि ग्रुप डेटा में ये x क्या चीज है, इस फॉर्मूले में जो हम x यूज कर रहे हैं वो क्या चीज है, वो है मिड पॉइंटर। देखिए x जो क्या है, वेयर x इज अ मिड पॉइंट एंड fi इज अ क्लास फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा क्योंकि देखिए दो चीजें हमने डिस्कस की थी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब जो हमने मिड पॉइंट्स किए हैं वो हमें यहाँ पे यूज होंगे कि अगर हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला में हमें है कि x क्या चीज है, x क्या है, वो मिड पॉइंट है। इस बात को आपने यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए इस एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप डेटा, डेफिनेटली यहाँ मैंने ग्रुप डेटा लिखा हुआ है, लेकिन अगर कहा जाए these are the weights of some candidates और स्टूडेंट्स और सम वर्ड जो भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ वेट और फ्रीक्वेंसी है। अब आपने यहाँ से खुद ही देखना है। देखिए हमें पता है अगर यहाँ वेट और कैंडिडेट होता तो हमें पता है कैंडिडेट किस चीज को साइड करता है, फ्रीक्वेंसी होती है। वेट क्या है, हमारा वेरिएबल है। मार्क्स है, उसके साथ स्टूडेंट हो सकते हैं, टेम्परेचर के साथ डे हो सकता है। सो इन चीजों को आपने जरा कॉन्सेंट्रेट करना है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, देखिए अब देखिए हमने सीखा था कि हमारे पास अनग्रुप डेटा हो तो उसको हम ग्रुप करते हैं, डिस्क्रीट ग्रुपिंग की जाती है और कंटिन्यूअस ग्रुपिंग की जाती है। सो ये जो ग्रुपिंग हुई हुई है, ये ग्रुपिंग एक्चुअली कौन सी है, ये डिस्क्रीट है। हमें क्वेश्चन दे दिया जो कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है और हमने यहाँ पे क्या करना है, मीन फाइंड करना है या अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अब देखिए जब मैं इसके सोल्यूशन पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको रोकता हूँ, नीचे टेबल पे नहीं लेके जाता। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा, मैंने यहाँ सम ऑफ x बाय n नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो मेरा डेटा है ये मेरा डेटा ग्रुप्ड है। अगर आप यहाँ पे सम ऑफ x बाय n कर देंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से आगे चेक ही नहीं होगा, क्योंकि जब आपको यही बात नहीं पता कि ये ग्रुप डेटा है तो फॉर्मूला भी ग्रुप का यूज होगा, अगर अनग्रुप है तो अनग्रुप का यूज होगा। सो होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। आपने डेटा को देखना है कि ये डेटा किस फॉर्म में है। अगर ग्रुप है तो फॉर्मूला हम ग्रुप का यूज करेंगे जो क्या है, सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। अच्छा अब यहाँ से देखिए ये कंप्लीट हमारे पास टेबल आ जाता है, ये बन जाता है फाइनली टेबल। लेकिन क्योंकि ये कैसे बनता है इसको मैं आपको इस दूसरे विंडो पे ले जाता हूँ। ये कैसे, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहला कॉलम बनाया जो कि वेट थे। ठीक होगी बात, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन हमने क्या किया कि जो ये वेट्स हैं इन वेट्स को हमने x वेरिएबल का नाम दे दिया, या हम इज्यूम कर देते हैं कि जो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा होता है उसमें जो वेरिएबल वैल्यू होती है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके होगी बात जी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जब हम इस चीज की बात करते हैं तो ये हमारे पास
यहाँ से जो है ये मैंने टेबल बनाया जिसमें मैंने वेट को जो है वो क्या कहा, x कह दिया। जो मैं इनकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिख ली कि वो मेरे पास ये सारी वैल्यूज इसकी आ जाती हैं, और साथ ही उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी थी वो उसमें सबसे पहले टेबल में हमने ये स्टेप कर लेना है कि इन जो हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल हैं उनको हम नोटेशन फॉर्म में ले आते हैं कि x जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, वेट्स को, और यहाँ पे अगर कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको हम f जो कि फ्रीक्वेंसी को जाहिर करती है। और फिर यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप देखिए हमने क्या करना है, इसके बाद हमने, अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया इसको कि देखिए यहाँ पे देखिए x1 जो है आमतौर पर जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, वो मैं आपको दोबारा उस पर थोड़ा सा ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए इस फार्मूले को जो मैंने मैनिपुलेट किया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि f1 x1 x2 f2 x2, ये जब ये चीज़ें हैं तो इसको यहाँ पे मैंने एक टेबल की फॉर्म में समझाने के लिए आपके लिए कर लिया कि x1 किसको कहा जाएगा, f1 किसको कहा जाएगा। देखिए ये x1 है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग f1, x2 है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग x2, x3 है, f3 है, एंड सो ऑन, ये हमारे पास है। इन चीज़ों को ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने किया, ये बात जो की, इसके बाद जो हमें जो नेक्स्ट हमें कॉलम की जरूरत है वो क्या है, वो ये देखिए वो कॉलम, ये दोनों को, ये जरूरी नहीं है, ये नहीं करना, ये सब आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें जो मैंने सिंबॉलिकली यूज की है सिर्फ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो तीसरा कॉलम करना है, ये कॉलम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो गिवन कॉलम है, ये कॉलम जो है ये क्या है, ये प्रोडक्ट है इस चीज का, f और x का। देखिए जो मैंने फार्मूला लिखा वो फार्मूला क्या कहता है जी, कि फार्मूला कहता है कि आपने क्या करना है जी, इसको सम करना है। लेकिन सम किसको करना है, f और x के प्रोडक्ट को सम करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस कॉलम की हेडिंग जो करते हैं वो f इंटू एक्स करते हैं। f x का क्या मतलब है, f मल्टीप्लाई बाय x। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो कैसे आई, कि फर्स्ट जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने उसके वेरिएबल से जो है मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया। आपने ये फाइनल लिखना है, ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए दूसरी ऑब्जर्वेशन 156.9 कैसे आई है, कि हमने सेकंड फ्रीक्वेंसी को उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल से प्रोडक्ट किया, तो ये आ गया। थर्ड देखिए आपके पास आपस में मल्टीप्लाई होके क्या आ रहे हैं, ये चीज आ गई। जब हम फोर्थ की बात करते हैं तो ये आ गया, और फिर फिफ्थ की बात करते हैं तो ये आ गया। अब देखिए पहले हमने क्या किया, ये क्या है 200 कैसे आया, इन दोनों को प्रोडक्ट, सो हमने प्रोडक्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है भाई जो आपने प्रोडक्ट लिया है इस प्रोडक्ट को सम करो। तो हम क्या करते हैं, देखिए इनको जब हम सम करते हैं तो ये सम कितना आता है 1263.9 जो आता है, और ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास कितना है 29 आती है। यहाँ तक होपफुली आपको ये बात अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब हम फाइनल अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि आपके पास क्या है। देखिए ये मैंने एक्चुअली आपको ये चीज करनी है, आपका क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह की फॉर्म है, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको अलग से किया है ये चीजें कैसे की जाती हैं, कैसे आती हैं। सो हमारे पास देखिए जब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं और उनको सम करते हैं तो ये आ जाता है। देखिए अब हम इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, ये फॉर्मूला है, हम देखिए इस वैल्यू को सम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं डिवाइडेड बाय 23, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या है 54.95 माय एवरेज वेट है। ये एवरेज वेट ऑफ कैंडिडेट्स है, 23 जो कैंडिडेट्स थे उनकी जो एवरेज वेट है वो कितना है 54.95 जो है वो एवरेज वेट है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई हो। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस अगेन, देखिए यहाँ क्या फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड मीन। अब ये डेटा देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी ग्रुप डेटा है, लेकिन ये कौन सा है, ये कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया, डेटा ग्रुप था, लेकिन हमारे पास कौन सा था, डिस्क्रीट था। लेकिन नीचे आ जाइए तो यहाँ पे हमारे पास अगेन ये भी ग्रुप डेटा है, और इसके लिए भी हमें मीन। देखिए जब मैंने ये मुझे पता चल गया कि मेरा ग्रुप डेटा है तो मैंने पहला फॉर्मूला लिख लिया,
सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। इसका मतलब ये मैंने यहाँ फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि ये जो डेटा था ये मेरा ग्रुप डेटा है, तो इसलिए मैंने ये लिखा। यहाँ तक की बात। अगर आप यहाँ पे सम ऑफ एक्स बाय एन लिख लेते तो मैंने कहा ना कि यहाँ से आके आपका क्वेश्चन देखा ही नहीं जाएगा कि जब जिस स्टूडेंट को यही नहीं पता कि ग्रुप डेटा के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है और अनग्रुप के लिए क्या होता है, तो उसको आगे देखने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए, हमने शुरू में यहाँ एक बात की, जब फॉर्मूला कर यहाँ हमने क्या कहा कि x क्या है, मिड पॉइंट। तो जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ तो मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, डिस्क्रीट केस में हमने क्या किया, हम ये बात कर लेते हैं कि जो वेरिएबल वैल्यू है उसी को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑलरेडी एक इंडिविजुअल वैल्यू है। इसलिए जब कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा होगा तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, उसके लिए मिड पॉइंट को फॉर्म अप करेंगे। सो देखिए, पहले चले मैं आपको थोड़ा सा इसका, ये तो क्या है, फाइनल टेबल बन रहा है, ठीक है। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए एक ही इजाफी स्टेप है और वो हमारे पास कैसे कैलकुलेट होता है, मैं इस पे ले जाता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे ये है, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था। हम देखते हैं कि नीचे पहला हमने कॉलम जो बनाना है, ये देखिए, ठीक है, सॉरी यहाँ में हेडिंग नहीं दी। यहाँ पे आपने जो करना है वो क्या होगा, x होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पहला स्टेप हमने क्या करना है, जब सॉल्यूशन करते हो आपने फॉर्मूला लिख लिया और उसके बाद ये जो हेडिंग है इसको आपने x की हेडिंग देनी है। सॉरी मुझसे मिस हो गया, यहाँ पे आपने x लिखना है। जैसे देखिए, आपने यहाँ पे हमने डिस्क्रीट केस में इसको x कह दिया था ऊपर ये, तो हम यहाँ पे उसकी हेडिंग क्या कर लेंगे, एक्स आई या एक्स लिख लीजिए, सिंपल, तो ये हो जाता है। ये पहली चीज है जो हमने यहाँ पे करना है, क्या होगा, वो एक्स आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हम जाते हैं तो हमें, सॉरी अच्छा हाँ, कॉलम में हमने ये कर लिया। ये क्या है, ये मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट हम कैसे लेके आते हैं, सम ऑफ वैल्यूज मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। देखिए ये हमारे पास आ रही है, ठीक हो गई बात। ये वैल्यूज है, ये मेरे ख्याल है इसमें ग्रुप में जो डिफरेंस है वो शायद 8 का डिफरेंस है, तो हम उसको प्लस करते जा रहे हैं। या हर वैल्यू को, हर ग्रुप की वैल्यू को आप डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को, क्योंकि यहाँ इक्वल इंटरवल है, 8 का इंटरवल आ रहा है, तो पहला मिड पॉइंट आपने फॉर्म अप किया, उसमें 8 प्लस किया तो नेक्स्ट आ गया, फिर 8 किया। डेफिनेटली ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगला जो कॉलम होगा वो हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी जो है वो क्या है, गिवन है। ठीक हो गई बात। देखिए वो बिल्कुल इस तरह का आ जाएगा, ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी, जैसे ये आ रही है, ये क्या होगा, मिड पॉइंट आप डिफाइन किया और साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज कर दी। जो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, वो ये है, 3 है, 11 है, 16 है, 19 है, ये हम करेंगे। तो देखिए उसके बाद सिमिलर है, जिस तरह ये एक इजाफी चीज जब आप कैलकुलेट कर लेते हो, मिड पॉइंट कर लेते हो, तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कॉलम के बाद हमें थर्ड कॉलम बनाना है जिसमें एफ और एक्स का प्रोडक्ट लेना है। सो ये क्वेश्चन आपने जो है वो कंप्लीट करना है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये देखिए ये कंप्लीट मैंने इसको एक टेबल फॉर्म में आपके सामने कर दिया। देखिए आप पहला स्टेप क्या करोगे, इसके मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे। मिड पॉइंट क्यों करोगे, क्योंकि एक्स हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है। डिस्क्रीट केस में ये गिवन था जो वेरिएबल वैल्यू थी, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस ग्रुप है तो नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिड पॉइंट में बनाएंगे। फिर देखिए हमारे पास सेकंड कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसी कॉलम है, और थर्ड कॉलम हमारे पास क्या है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। हम क्या करें, देखिए अब मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख दिया, वो मैं डिस्क्रीट केस में, देखिए मिड पॉइंट के बाद के जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल दोनों केसेस में बिल्कुल सिमिलर है। हम देखिए इन दोनों के प्रोडक्ट से ये आ गया। जब प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ तो हमने इसको क्या कर दिया, सम कर दिया। अब देखिए हम फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 67.7 जो है वो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गया। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए यहाँ मैंने एक चीज आपको लिखी है। देखिए मोस्टली ये मैंने इसलिए किया कि मोस्टली जो स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो गलती क्या करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला ये मैं ब्रैकेट में इसलिए इंक्लूड किया कि पहले हमने प्रोडक्ट लेना है, एफ और एक्स के तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट लेना है, फिर सम करना है, जो कि हम यहाँ कर चुके हैं।
ठीक हो गई। पहले हमने देखिए हर ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट है और फिर सम करना है। लेकिन जो गलती मोस्टली स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं, देखिए ये इस तरह होना है, इस तरह नहीं होना। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, जो कि गलत है। देखिए मैं हमेशा ये चीज कहता होता हूँ, मैं इस चीज को एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये मैं वो गलती समझा रहा हूँ जो स्टूडेंट करते हैं, इसलिए आपने नहीं करना। इस गलती को मैं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इस गलती को करेंगे तो मैं हमेशा क्लास में कहता होता हूँ कि मैं 0 मार्क्स की बजाय मैं नेगेटिव मार्किंग करूंगा कि जिसने ये चीज को किया, क्योंकि ये मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला इस बात को कहता है कि पहले फ्रीक्वेंसी और एक्स के प्रोडक्ट को करने हैं और फिर उसको सम अप करना है। ऐसा नहीं करना कि पहले सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्स मींस ये ऐसे स्टूडेंट कर लेते हैं जैसे कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 50 है, क्या कर देते हैं 50 को मल्टीप्लाई करके 48.5 से लिख लेते हैं, फिर 50 को मल्टीप्लाई करके इससे लिख लेते हैं, फिर 50 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जो कि गलत है। इसलिए याद रखिएगा ये चीज आपने नहीं करनी। हर फ्रीक्वेंसी अपने वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट होगी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हर वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट नहीं करेगी, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए मैं स्टार्ट के बिल्कुल शुरू में चला जाता हूँ जहां मैंने इसकी डेफिनेशन की थी। देखिए यहाँ हमने एक बात कही कि अब हम देखना चाहते हैं कि हमने जो एवरेज निकाली है या अरिथमेटिक मीन निकाली है वो क्वेश्चन हमारा ठीक है या गलत। देखिए यहाँ मैं एक चीज लिख रहा हूँ कि लिखा कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो समवेयर इन द डेटा होती है। अब हम तीनों क्वेश्चंस में एक चीज देखते हैं कॉमन कि क्या ये डेटा के अंदर मौजूद है भी कि नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आया 39.5, तो अब देखिए कि डेटा हमारे पास ये है, ये डेटा है, तो 39.5 अगर हम देख लेते हैं आसानी के लिए, तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू आपके पास मेरे ख्याल में 32 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 45 है, तो इसका मतलब 39.5 जो है विद इन, देखिए 39.5 इस डेटा में नहीं है, ये फिगर इसमें नहीं है। हम ये बात करते हैं समवेयर इन द डेटा, डेटा के इनसाइड होगी। ये 32 से लेस नहीं हो सकती और 45 से अब 48 से अबव नहीं हो सकती। अगर आपका क्वेश्चन 48 से अबव या 32 से बिलो आ जाता है तो उसका मतलब कि आपने क्वेश्चन में कोई गलती की है, क्योंकि आपका आंसर जो होता है इनसाइड द डेटा सेट होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ इनसाइड, समवेयर इनसाइड, एग्जैक्ट वो पॉइंट नहीं मौजूद होता। जैसे देखिए 39.5 यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि ये डेटा के अंदर होनी चाहिए। अब देखिए दूसरी वैल्यू हम देखते हैं, दूसरा अगर क्वेश्चन को हम देखें तो हमारे पास आंसर आया था 54.95। तो हम देखते हैं क्योंकि वेरिएबल जो है हमारा कौन सा है, वो ये वेरिएबल है ये, तो देखिए 54.95, तो देखिए 54.95 इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, इससे बाहर नहीं है। अगर ये 50 से बिलो या 61 से अबव होता तो फिर इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कोई गलती है, लेकिन क्योंकि अब ये हम ये बात करते हैं कि एवरेज जो है समवेयर इन द डेटा होनी चाहिए, सो वो भी हमारे पास इस बात को हो रही है। दूसरी बात देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 67.7 है, तो इसको मिड पॉइंट में देखिए, तो देखिए ये भी यहाँ पे इनसाइड का डेटा है। सो हमारे पास यहाँ तक हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन जो तीनों हमने किए हैं ये क्वेश्चन हमारे ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट एक्चुअली ये फार्मूला है कि पहले हर फ्रीक्वेंसी अपने कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल से प्रोडक्ट करती है और फिर उनको हम सम करते हैं। ये बात नहीं है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स नहीं है। अब देखिए एक बात आप याद रखिएगा, इसके बाद जो हमारे जो दो एवरेज हमने करनी है वो हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। देखिए जब हम अगर ग्रुप डेटा की बात करेंगे ना तो उसमें पहले जो स्टेप्स है, अनग्रुप में थोड़ा सा फार्मूले डिफरेंट है, लेकिन जो अगर हम बात करें ना कि ग्रुप डेटा में तो वहाँ पे पहला स्टेप उसका ये जो एक्स वाला स्टेप है ये वहाँ पे भी मौजूद है। अगर डेटा डिस्क्रीट होगा तो डिस्क्रीट डेटा में जो ग्रुप्स होंगे उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कंटिन्यूस होगा तो वो उसमें भी पहली बात हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। ये तीनों स्टेप्स जो हैं, ये जो है मिड पॉइंट वाला जो केस है
ये अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में एक जैसा है, तो इसलिए जब आपको अरिथमेटिक मीन जो समझ आएगी तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी। सो यहाँ तक मैं आज का जो है लेक्चर एंड करता हूँ। तो आपने इसको बहुत कंसंट्रेशन से करना है ताकि आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी के साथ समझ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बड़े इसको बहुत डिटेल में कोशिश की है कि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, लाजमी इसकी करिएगा, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा आप करेंगे फिर मैं कुछ क्वेश्चन देखिए बुक्स मौजूद हैं, हमने अपलोड की हुई हैं, आप उस चैप्टर को निकालिए, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज निकालिए, टॉपिक निकालिए, उससे रेलेवेंट आप उसके अंदर से प्रैक्टिस भी करिए, और जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।